मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइन्ड है। राजमाता ने फिर उसकी ओर देखा। मैं तुमसे एक आखिरी बार पूछता हूं, विरासत प्राप्त करने के बाद क्या तुम वशिष्ठ फैमिली और उन सभी का ख्याल रखोगी? बेशक, वशिष्ठ फैमिली के वंशज के रूप में यह मेरा अपरिहार्य कर्तव्य है। लावण्या ने गंभीरता से सिर हिलाया। राजमाता ने कहा, अच्छा, अब मैं आप पर नाड़ी और बोन क्लींजिंग को कास्ट करूंगी ताकि आप फॉक्स चार्म के तीसरे स्तर की ओर बढ़ सकें। जब आप इस लेवल में पहुंचेंगे तभी आप मेरी मां द्वारा छोड़े गए कल्याण लोक के विरासत में पाने के योग्य होंगे। लावण्या ने सिर हिलाया। दादी, मुझे क्या करना चाहिए? बस हिलना मत। बूढ़ी राजमाता ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई और उनके चारों ओर की हवा तुरंत जम गई। लावण्या को लगा कि उसका पूरा शरीर किसी ताकत से बंधा हुआ है और अब वह हिल नहीं सकती। आओ, मैं तुम्हें अपना भाग्य दिखाती हूं। बूढ़ी दादी के हल्के से वार से लावण्या की दृष्टि धुंधली हो गई क्योंकि उसे लगा कि वह भाग्य की नदी में है। एक पल में, जैसे कि समय की बेड़ियों को पार करते हुए, उसकी आंखों के सामने बूढ़ी औरत जवान हो गई, मुश्किल से अपनी यूथ में। बचपन में बूढ़ी राजमाता उतनी ही सुंदर और प्यारी थी जितनी कि वह थी, लेकिन उसमें एक जिद्दी दृढ़ता थी। अपनी मां द्वारा टेक्निक सिखाए जाने के बाद वह सीखना नहीं चाहती थी, अक्सर सुस्त हो जाती थी, जब तक कि एक दिन उसकी मां गंभीर रूप से घायल होकर घर वापस नहीं आ गई। पहले दयालु चाचा और चाची, चचेरे भाई और भाई अब अपनी कोमलता नहीं दिखाते थे, बल्कि अपने असली चेहरे दिखाते थे। अगर उसमें कोई प्रतिभा नहीं है तो विरासत मेरे बच्चे को दे दो। बेहतर होगा कि इसे मेरे बच्चे को दे दो। 8 महान विरासतों में से एक तुम्हारे हाथों बर्बाद नहीं हो सकती। चिंता मत करो, मैं मल्लिका की अच्छी देखभाल करूंगा, इसलिए उसे कोई चिंता नहीं होगी। बस मुझे विरासत दे दो। लोग हर रोज आते थे, मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन असल में वे उसे मजबूर कर रहे थे। बूढ़ी राजमाता की मां अब और सहन नहीं कर सकीं और एक रात उसे चुपचाप किंग माउंटेन से भाग रही थी। हालांकि वे दूर नहीं थे जब उन पर घात लगाकर हमला किया गया। पूर्व मित्र और परिवार, जो कभी बहुत दयालु प्रतीत होते थे, सामना होने पर अविश्वसनीय रूप से क्रूर निकले। उसकी मां ने उसे बचाने के लिए भारी से भारी चोटें खाईं। 742 घंटे उन भेड़ियों के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ी और कई बार मौत के कगार पर पहुंच गई। हालांकि जो लोग उनका शिकार करने आए थे उनमें से ज्यादातर मारे गए। दोनों जेनिथ किंगडम भाग आए। उसकी मां इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और बहुत दर्द और पीड़ा सहते हुए स्वर्ग जनादेश क्षेत्र में तब्दील हो गई। चूंकि राजमाता मल्लिका की नींव क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए उसका लेवल अब और नहीं बढ़ सकता था और उसके पास वशिष्ठ नाम वाले परिवार में शादी करने और यहाँ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर धीरे धीरे बड़ी हुई लड़की अपनी माँ का बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं था। उसे गुमनामी में रहना पड़ा। वह अपना उपनाम वशिष्ठ नहीं, बल्कि केवल शिखावत रखना चाहती थी। बाद की घटनाओं के बारे में लावण्या को मूल रूप से पता था। भाग्य की नदी उसकी आंखों के सामने बह रही थी। वह इस समय बूढ़ी राजमाता बन गई थी। कि उनका पागा आय करना अनुभव कर रही थी। इस घनिष्ठ भावना के तहत उसकी अपनी भाग्य की नदी धीरे धीरे दूसरे की नदी में विलीन हो गई। भाग्य की नदी जो अभी अभी दूसरे क्षेत्र से होकर गुजरी थी, ओल्ड राजमाता की ताकत के पुनःपूर्ति के साथ एक संकीर्ण धारा से ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटी नदी में बदल गई, फिर एक लुढ़कती नदी में बदल गई। दूसरे लेवल का मिडिल स्टेज, दूसरे लेवल का हाई स्टेज,
दूसरा लेवल का पीक। इस लेवल में पहुंचने पर लावण्या को लगा कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी के बारे में उसकी समझ अपने लिमिट्स तक पहुंच गई है। चाहे आसपास की एनर्जी कितनी भी व्यापक क्यों न हो, वह थोड़ा और अधिक अवशोषित नहीं कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी की टंकी पहले से ही भरी हुई है, चाहे कितना भी पानी आ जाए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इम्पॉसिबल। यह कैसे संभव है? अपनी शक्ति को तेजी से खत्म होते हुए महसूस करते हुए ओल्ड राजमाता की कुछ धुंधली आंखों ने अविश्वास दिखाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसकी उच्च प्रतिभा के साथ आपको विरासत प्राप्त करने के बाद आसानी से तीसरे स्तर तक पहुंच जाना चाहिए था और मेरी सारी शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लेना चाहिए था। यह क्यों खत्म हो रहा है? विरासत को आगे बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले उसी भाग्य का अभ्यास करना होगा। और दूसरी बात, उत्तराधिकारी की प्रतिभा की भी आवश्यकताएं होती हैं। ओल्ड राजमाता की तरह ही अपनी प्रतिभा से सीमित होने के कारण वह अपनी मां की शक्ति को विरासत में नहीं ले सकी, अन्यथा वह 100 साल बर्बाद करते हुए यहां फंसी नहीं रहती। यह लावण्या, क्या उसने सुप्रीम मास्टरी को नहीं समझा है? क्या वह रश्मिका और अन्य लोगों की तरह लोगों को आकर्षित करने में भी सक्षम नहीं है? इतनी प्रतिभा के साथ वह इस शक्ति के एक छोटे से हिस्से को भी अवशोषित करने में कैसे विफल हो सकती है? एक बार विरासत शुरू हो जाने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता। यदि दूसरा पक्ष तीसरे स्तर तक पहुंचने में असमर्थ है और यह जारी रहता है, तो उसकी सारी एनर्जी व्यर्थ हो जाएगी और पूरी तरह से गायब हो जाएगी। यही कारण है कि शक्तिशाली लोग हमेशा असाधारण प्रतिभा वाले शिष्य की तलाश करते हैं, क्योंकि केवल इसी तरह से वे उनके विरासत को बेहतर ढंग से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बर्बाद नहीं कर सकते हैं। बूढ़ी दादी, वशिष्ठ फैमिली के मास्टर, जो बगल में खड़े होकर उसकी रक्षा कर रहे थे, ने देखा कि उसकी अभिव्यक्ति में कुछ गड़बड़ है। वे जल्दी से वहां पहुंचे। वे मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास ऐसा करने का कोई साधन नहीं था। उत्तराधिकार का काम शुरू हो गया था और बाहरी लोगों द्वारा किया गया कोई भी जबरदस्ती हस्तक्षेप न केवल स्थिति को बचाने में विफल हो जाता, बल्कि दोनों पक्षों के लिए दुर्भाग्य का कारण भी बन जाता। जल्दी करो और आगे बढ़ो। यह जानते हुए कि उसके सामने वाला व्यक्ति कभी भी फॉक्स चार्म डेस्टिनी के तीसरे स्तर तक नहीं पहुंच सकता, ओल्ड राजमाता उत्सुकता से भरे चेहरे के साथ चिंतित थी। हालांकि वह कितनी भी चिंतित क्यों न हो, उसके सामने खड़ी लड़की उस स्थान पर बंधी हुई लग रही थी और उसे सफलता मिलने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। अगर वह इसे तोड़ नहीं पाती, तो वह राजमाता द्वारा जारी दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने में सक्षम नहीं होगी। इस प्रकार यह शक्ति उसके केंद्र से आंगन में प्रवाहित होगी और बाद में दुनिया में फैल जाएगी। यह खत्म हो गया है। विरासत विफल हो गई है। अपनी शक्ति को अधिकाधिक लुप्त होते हुए महसूस करते हुए राजमाता का हृदय ठंडा हो गया। वह 20 साल पहले से ही इसकी योजना बना रही थी और चयन के बाद उसने सोचा था कि यह वंशज, जिसका उसकी अपनी मां भी आदर करती थी, उसकी सभी इंसाइट को पूरी तरह से समझ सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि उसने चीजों को बहुत सरल बना दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। सुई पाई सुई। जैसे ही वह निराशा से भर गई और उसे लगा कि विरासत विफल हो गई है, उसने अजीब सी आवाज सुनी और उसने अचानक महसूस किया कि वह शक्ति जो लावण्या द्वारा अवशोषित नहीं की गई थी, दुनिया में फैलने के बजाय वह एक नदी में मिल रही थी, जो बहुत दूर नहीं खड़े एक युवक की ओर पागलों की तरह बह रही थी। वह चुपचाप खड़ा था, बेकार में सपने देख रहा था। जाहिर तौर पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि शक्ति उसके शरीर में बह रही थी और उसके द्वारा अवशोषित की जा रही थी। सुई सुई सुई। क्या यह वही विपिन है जो लावण्या से मोहित हो गया था? राजमाता ने उसे पहचान लिया। यह कोई और नहीं बल्कि वही विपिन था जिसके बारे में उसने ज्यादा नहीं सोचा था। क्या वह कोई छोटा सा प्राणी नहीं है जो मंत्रमुग्ध हो गया है? वह मेरी लीक हुई शक्ति को कैसे अवशोषित कर सकता है? सुई सुई सुई। किसी को यह जानना चाहिए कि उसकी दिव्य ऊर्जा डेस्टिनी डिस्क में मौजूद की जैसी नहीं थी। यह पूरी तरह से परिष्कृत थी और इसमें फॉक्स चार्म डेस्टिनी का सार शामिल था। इस प्रकार की नियति का अभ्यास किए बिना इसे अवशोषित करना असंभव था। क्या ऐसा हो सकता है? जिसने सुप्रीम मास्टरी को समझा वह लावण्या नहीं।
वहाँ था, बल्कि वह था। दूसरे पक्ष को सत्ता का एक एक कण हड़पते देख राजमाता ने अंततः प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने हमेशा सोचा था कि यह लावण्या ही थी जिसने रश्मिका, अनुष्का, आरोही, रागिनी और अन्य लोगों को आकर्षित किया था। अगर ऐसा है तो यह भी समझ में आता है कि यह वह लड़का था जिसने उन लोगों को आकर्षित किया था। पहली बार जब उसने सुप्रीम मास्टरी को देखा तो पैतृक आशीर्वाद पूरी तरह से गायब हो गया था और पूर्वज के कब्र बर्बाद हो गए थे। ऐसा लगता है कि यह आदमी वहीं था। कल्याण लोक कांप रहा था और उसकी मां दया की याचना कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह आदमी के लेवल अप से कनेक्टेड था। तो ये ऐसा है, राजमाता को अचानक एहसास हुआ। हमेशा से ही वह मानती रही थी शेखावत फैमिली के फीमेल मेंबर्स के पास ही ये भाग्य है। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि वे किसी और से मोहित हो गए हैं, और वह भी किसी पुरुष से। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब वह चाहे जो भी कहे। विरासत की शुरुआत ने उसके मौत पर स्टैप मार दिया था, और भले ही वह क्लैरिफिकेशन देना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अपनी अनुभूति से अलग लावण्या, जो विरासत प्राप्त कर रही थी, ने महसूस किया कि उसके शरीर में प्रबल शक्ति प्रवाहित हो रही थी और तुरंत ही गायब हो गई। वह पूरी तरह से तत्पर थी, किंतु कोई समाधान नहीं था। फॉक्स चार्म डेस्टिनी का तीसरा स्तर एक विशाल पहाड़ की तरह लग रहा था, जो उसके इरादों को पूरी तरह से अवरुद्ध कर रहा था। वह इसे समझना चाहती थी, लेकिन अपनी सीमित प्रतिभा के कारण वह कभी नहीं समझ पाई। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि पर्याप्त प्रतिभा के बिना विरासत प्राप्त करना भी अंततः व्यर्थ होगा। यह ऐसा था जैसे पिछली पीढ़ी में महान वंश और बहुत सारा धन हो, लेकिन यदि वंशज कड़ी मेहनत नहीं करेगा तो अंततः वह सब कुछ बर्बाद कर देगा। उनके विचारों से अनजान विपिन उस समय सोच रहा था कि कैसे लावण्या को बोलने के लिए मजबूर किया जाए और तय की गई 5,000 डेस्टिनी डिस्क मांगी जाए। इतनी सारी डेस्टिनी डिस्क निश्चित रूप से वशिष्ठ फैमिली के लिए बहुत बड़ी दौलत थी, और ऐसी चीज नहीं जिसे वे आसानी से दे देते। उसे इसके लिए उचित कारण की जरूरत थी। बहुत देर तक सोचने के बाद भी कुछ न सूझा। आखिरकार उसने कल्याण लोक से एनर्जी भी चुरा ली थी। विपिन सिर्फ लावण्या के विरासत प्राप्त करने का इंतजार कर सकता था। उसके बाप के किस्सा गंगाता था, उसके बाद ही उससे चर्चा कर सकता था। जैसे ही उसकी सहनशक्ति वापस लौटी और वह आलस से खींचने ही वाला था, वह अचानक स्तब्ध रह गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। फॉक्स चार्म डेस्टिनी ये चौथे लेवल पर कब से पहुंच गया? क्या ये इतना आसान है? विपिन जैसे व्यक्ति के लिए, जो हमेशा से प्रत्युषा को इम्प्रेस करने के लिए खुद को मेंटली और फिजिकली एक्स्ट्रा मैस्कुलिन दिखाता था, उसके लिए फॉक्स चार्म डेस्टिनी का प्रैक्टिस करना एक शर्मनाक रूप से कठिन कार्य था। शुरू से ही उसने इसका अभ्यास करने का कभी इरादा नहीं किया था, और दूसरे और तीसरे लेवल में उसकी सफलताएं अनजाने में हुई। भले ही उसे असहज महसूस हुआ हो, उसने इसे सहन किया। लेकिन अचानक चौथे स्तर में पहुंच जाना आखिर क्या था? मैं यहां बस खड़ा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, संदेह से भरे हुए। जैसे ही उसने इंसाइट एक्टिवेट किया, उसने अतीत की ओर देखा और फिर राजमाता की बिखरी हुई ताकत को लगातार अपनी ओर आते देखा, जिसे तब लाइब्रेरी के भीतर फॉक्स चार्म डेस्टिनी द्वारा चुपचाप अवशोषित कर लिया गया था। यह एक गुप्त अवशोषण था। उसे यह भी नहीं बताया गया। कितनी बेशर्मी! तो यह चौथा स्तर है। यह देखकर कि यह चीज फॉक्स चार्म के साथ कसकर जुड़ी हुई थी और इसे बढ़ाती भी दिख रही थी, विपिन ने संघर्ष करना छोड़ दिया और उन दोनों की ओर देखने लगा जो विरासत में मिल रहे थे। इस समय राजमाता अपनी शक्ति खोती हुई और भी बूढ़ी लग रही थी। मौत के धागे उसे घेर रहे थे और उसके चेहरे पर एक भूरा नीला रंग उभर आया था। ऐसा लग रहा था कि अगर दृढ़ निश्चय ना होता तो वह शायद टिक नहीं पाती। उसके सामने लावण्या चिंता से भरी हुई थी, लेकिन असहाय थी। दोनों पक्षों की स्थिति और समस्याओं को जल्दी से समझते हुए विपिन ने फुसफुसाते हुए कहा, गलती। और उसके दिमाग में एक किताब उभरी। उसने धीरे से इसे खोला और फिर अपनी आवाज प्रसारित की, लावण्या घबराओ मत, मैं अब तुम्हें अपनी समझ में आने वाली समस्या के बारे में बताता हूं। चूंकि उसने पहले ही दूसरों को उनकी विरासत प्राप्त करने में मदद की थी, इसलिए वह उसकी शक्ति और ताकत को मजबूत करने में भी मदद कर सकता था, जिससे उसे भी लाभ होगा। लावण्या, चलो एक थॉट से शुरुआत करते हैं।
एक सिंपल थॉट, फॉक्स चार्म डेस्टिनी सिर्फ अट्रैक्टिव होने की बात नहीं है। असल में ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की जर्नी है। जब हम फॉक्स चार्म्स सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सिडक्शन, मैग्नेटिज्म या वो मिस्टीरियस वाइब आती है जो दूसरों को अपनी तरफ खींच लेती है। वो इमेज आती है किसी ऐसे इंसान की जो ग्रेसफुल है, क्लेवर है और बिना एफर्ट के सबका ध्यान खींच लेता है। बट लेट मी टेल यू, ये सिर्फ शुरुआत है। वो तो सिर्फ एक मास्क है, एक खूबसूरत सा इल्यूशन जो असल में किसी एंशिएंट और गहरी चीज को छुपा रहा होता है। फॉक्स चार्म डेस्टिनी का असली मीनिंग सुपरफिशियल एडमिरेशन में नहीं है। ये किसी फैंसी कहानी वाले अट्रैक्शन से कहीं आगे है। ये तो उस डीप स्पिरिचुअलिटी की बात करता है जो दो सोल्स के बीच साइलेंटली वाइब्रेट करती है। चार्म बाहर से जो दिखता है वो बस एक डोरवे है। असली मैजिक इसी के आफता की डेस्टिनी तो वहां शुरू होती है जहां चार्म खत्म होता है, जहां अट्रैक्शन खत्म होता है, लेकिन कनेक्शन वो हमेशा के लिए रह जाता है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, क्या कभी किसी को देखकर ऐसा फील हुआ है जैसे उन्होंने बिना एक वर्ड बोले आपकी आत्मा से बात की हो? जैसे उनकी प्रेजेंस ने आपकी आत्मा को पहचान लिया हो? जैसे कोई लड़का या कोई लड़की एक दूसरे को देखकर जान लेते हैं कि ये बंदा मेरे लिए परफेक्ट है। वही तो है फॉक्स चार्म डेस्टिनी। अगर चार्म लेटर है तो कनेक्शन उसे लेटर पर लिखे गए वर्ड्स है, उसे लेटर पर लिखे गए इमोशन है। वो कनेक्शन जो दो फ्रीक्वेंसीज को हार्मनी में ला देता है। दो अलग अलग आत्मा एक दूसरे से टकराती हैं और जब ऐसा होता है तो ना लुक्स मैटर करते हैं ना लॉजिक टिकता है, बस सोल्स होती हैं जो एक दूसरे को पहचानती हैं। एंशिएंट कल्चर्स में फॉक्सेस को स्पिरिचुअल गाइड्स माना जाता था। वे सिर्फ चालाक बल्कि ऐसे बीइंग्स जो शैडो और लाइट, लॉजिक और इंट्यूशन, रियलिटी और ड्रीम, इन सब के बीच में बैलेंस बनाए रखते थे। तो जब हम फॉक्स चार्म की बात करते हैं तो वो सिर्फ ब्यूटी या क्लेवरनेस की बात नहीं होती। हम एक ऐसी एनर्जी की बात कर रहे होते हैं जो मिस्टीरियस भी है और पर्पसफुल भी। अब बात करते हैं डेस्टिनी की। डेस्टिनी यहाँ कोई पहले से लिखी हुई चीज नहीं है। डेस्टिनी कुछ हद तक आपको कंट्रोल करती है, लेकिन मेहनत और जुनून से डेस्टिनी तो क्या स्वर्ग भी तोड़ा जा सकता है। चार्म तो बस एक स्पार्क है, क्यूरियोसिटी जगाने वाला फ्लेम। जब दो सोल्स अपने मास्क उतारते हैं और एक ऐसी जर्नी पे चलते हैं जहां वर्ड्स नहीं फीलिंग्स लीड करती हैं। और हाँ, ये हमेशा रोमांटिक नहीं होता। फॉक्स चार्म डेस्टिनी किसी दोस्ती में भी आ सकती है, किसी रैंडम स्ट्रेंजर से हुई ब्रीफ मुलाकात में भी, या उस एक पल में जब किसी को देखकर आपकी पूरा दुनिया हिल जाती है। हाँ, यही तो हुआ था विपिन के साथ। उसी पल जब पहली बार उसने प्रत्युषा को देखा था, वक्त जैसे ठहर गया था। बीस्ट से घिरी टेंशन के बीच में सिर्फ वही एक चेहरा दिखा उसे, और बाकी सब धुंध बन गए। उस पल के बाद विपिन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हर रुकावट, हर दीवार, हर दूरी तोड़ डाली। जो कुछ भी उसके और प्रत्युषा के बीच खड़ा था वो सब राख कर दिया। बस एक जिद थी, प्रत्युषा, प्रत्युषा, प्रत्युषा। वो पल जिसमें आप फील करते हैं, जिसमें आपकी चेतना कांप उठती है। क्योंकि पर्पस कभी पोजेशन नहीं था, पर्पस था अवेकनिंग। अब सोचिए, हम में से कितने लोग चार्म के पीछे भागते हैं पर कनेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। हम सरफेस पर अटक जाते हैं और अंदर की आत्मा को सुन ही नहीं पाते। फॉक्स चार्म डेस्टिनी हमें यह सिखाती है कि असली अट्रैक्शन बॉडी से नहीं, आत्मा से होता है। और सबसे पावरफुल बात, ये डेस्टिनी कभी फोर्स नहीं की जा सकती। ना ये फेक होती है ना मैनिपुलेटिव, इसे बस एक्सेप्ट करना होता है। और जब होती है तो आप उसे माइंड से नहीं, बीइंग से फील करते हो। तो अगली बार जब कोई आप पे चार्म कास्ट करे, जरा पूछिए खुद से, क्या ये बस सेक्सुअल अर्ज है या कुछ और डीप? क्या आप उसके बारे में हर एक चीज एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसका कॉन्फिडेंस, या बस अभी भी आप उसके साथ फिजिकल होना चाहते हो? बिकॉज जब वो रियल फॉक्स चार्म डेस्टिनी होता है, आप सिर्फ उस इंसान की तरफ पुल नहीं होते, आपका आत्मा भी उसकी तरफ समिट होता है। उस वर्जन की तरफ जो सिर्फ उसी की प्रेजेंस में जागता है, जो वर्जन दुनिया को भूलकर आपको याद दिलाता है तुम कौन थे। यही है असली सार। सिर्फ चार्म नहीं, कनेक्शन भी। सिर्फ गेम नहीं, ग्रोथ भी। सिर्फ थ्रिल नहीं, ट्रूथ भी। लेक्चर के बाद विपिन ने उसे समाधान समझाया। विपिन ने किस्मत बनाने वाली टेक्निक को यूज किया।
जो लावण्या के मन में हर एक बात खोल रहा था। विपिन की फॉक्स चार्म डेस्टिनी चौथे स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसी शक्ति के साथ उसकी समझ पहले से ही राजमाता से कम नहीं थी। सार की ओर अधिक इंगित करने के लिए पुस्तकालय का उपयोग करना इसे समझाना आसान था। उसके शब्दों को सुनने के बाद कुछ हद तक चिंतित लावण्या ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को स्थिर किया। थोड़ी देर बाद अचानक उसका पूरा शरीर कांप उठा। फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उसकी समझ आगे बढ़ी, आसानी से तीसरे लेवल तक पहुंच गई। स्वी स्वाई स्वी लेवल में सफलता के साथ वृद्ध राजमाता की शक्ति जो उसके शरीर में उमड़ पड़ी थी, उसे अंततः ठहरने के लिए जगह मिल गई, जिससे उसे इस फॉक्स चार्म डेस्टिनी के बारे में गहन समझ और अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पता नहीं कितने समय के बाद उसकी शक्ति धीरे धीरे स्थिर हो गई। हल्की सांस छोड़ते हुए लावण्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली। अभ्यास के इस सत्र के बाद फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उसकी समझ आसानी से तीसरे लेवल के मिडिल स्टेज तक पहुंच गई। हालांकि हाई स्टेज और पीक स्टेज तक पहुंचने के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना था। जब तक वह कदम दर कदम अभ्यास करती रही, तब तक सफलता पाना बस समय की बात थी। इस लेवल को समझने का मतलब यह भी था कि जब तक पर्याप्त संसाधन थे, स्टार रिवर के लेवल 6 तक पहुंचने का अभ्यास बिना किसी बाधा के पूरी तरह से संभव था। ऐसी ताकत जेनिथ किंगडम में टॉप क्लास गिनी जा सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई विरासत प्राप्त करना चाहता था। वास्तव में यह अभ्यास करने से कहीं अधिक तेज था। लावण्या खड़ी हो गई, उसकी आंखें लाल हो गईं। राजमाता जो अभी उसके सामने बैठी थी, कुछ ही दूरी पर एक बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका शरीर अकड़ गया था और ऐसा लग रहा था कि उसकी सांसें रुक चुकी थी। ओढ़ी डाली, लावण्या जल्दी से उसके पास गई। उसने फिक्स चार्म की अपनी समझ आपको दे दी। इस प्रकार उसका जीवन स्वाभाविक रूप से समाप्त हो गया। विरासत भाग्य के बीतने का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अर्थ है कि यह पुराने के क्षय और नए के जन्म का प्रतिनिधित्व करती है। बहुत दुखी मत हो। उसके बगल में वशिष्ठ फैमिली मास्टर बोले। लेकिन इसमें कोई परंतु नहीं है, उसे बीच में रोकते हुए वशिष्ठ फैमिली मास्टर ने कहा। मैं समझती हूं, निश्चिंत रहो, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। लावण्या ने सिर हिलाया। हाँ, विरासत के क्षण से ही बूढ़ी राजमाता ने मौत का सामना करने का मन बना लिया था और वह खुद भी समझती थी कि ऐसा ही होगा। दुखी होने के बजाय जल्दी से अपनी ताकत बढ़ाना बेहतर था। दूसरे पक्ष की उम्मीदों को धोखा नहीं देना। यह अच्छी बात है कि तुम समझती हो। एक दिन बीत चुका है, तुम्हें जो करने की जरूरत है निश्चित वह है जल्दी से विरासत को मजबूत करना और अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाना। शैडो ऑफ ज़ाइल में प्रवेश करने के बाद अधिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करना। वशिष्ठ फैमिली के मास्टर ने बूढ़ी राजमाता के अंतिम विचारों को व्यक्त किया। हाँ, उसने सिर हिलाया और फिर कुछ याद करते हुए सावधानी से देखा। लीडर, मुझे अपने अभ्यास में सहायता के लिए डेस्टिनी डिस्क की आवश्यकता है। क्या मैं कबीले के संसाधनों से कुछ प्राप्त कर सकती हूँ? वशिष्ठ फैमिली मास्टर मुस्कुराई। राजमाता से विरासत प्राप्त करने और तीसरे स्तर तक फॉक्स चार्म डेस्टिनी को समझने के बाद आप पहले से ही फू फैमिली के अगले कबीले के मुखिया है। आपको कुछ डेस्टिनी ब्रीड्स क्यों नहीं वापस ले लेनी चाहिए? मैं लावण्या ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। जो राशि मैं निकालना चाहती हूँ वह थोड़ी ज्यादा हो सकती है। बहुत? कितना हो सकता है? फू फैमिली मास्टर ने अपना हाथ बड़े गर्व से हिलाया। 300? 500? निश्चिंत रहें। हालांकि हमारा वशिष्ठ फैमिली राजघराने जितना अमीर या डेस्टिनी हॉल जितना शक्तिशाली नहीं है, फिर भी हमने आपके उपयोग के लिए पर्याप्त डेस्टिनी डिस्क जमा कर ली है। यह सुनकर लावण्या की शर्मिंदगी गायब हो गई और वह जल्दी से बोली, मुझे 5000 चाहिए। फैमिली मास्टर अपनी जगह पर जम गए। आपने कितने बताए? 5000? क्या हमारे कबीले के पास इतने हैं? लावण्या परेशान दिखी। वह हमारे पास तो है, लेकिन फैमिली मास्टर का रवैया बदल गया। उनका चेहरा अब शर्मिंदगी से भर गया। यह राशि वशिष्ठ फैमिली की लगभग पूरी संपत्ति है। अगर हम यह सब दे देंगे तो दूसरों के पास अभ्यास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये सब? लावण्या दंग रह गई। वह कुछ दिन पहले ही परिवार के पास लौटी थी और उसने सोचा था कि जेनिथ कैपिटल में एक प्रमुख परिवार होने के नाते वे दसियों हजार डेस्टिनी प्लेट्स देने में सक्षम होंगे। उसने आराम से विपिन से वादा किया था।
लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इतने सारे नहीं थे। हाँ, ऐसा क्यों ना हो। मैं पहले तुम्हें 3,000 दूंगी और कुछ कलाकृतियां दूंगी जो लेवल को बढ़ा सकती है। इनका इस्तेमाल अभी के लिए करो। अगले दिनों में मैं कुछ और भी इकट्ठा करूंगी। कुछ देर रुकने के बाद फू फैमिली मास्टर ने कहा। वशिष्ठ फैमिली मजबूत था, लेकिन अपनी बड़ी आबादी के कारण उनकी खपत भी बहुत अधिक थी। एक बार में 3,000 टुकड़े देने में सक्षम होना पहले से ही उनका सर्वश्रेष्ठ प्रयास था। धन्यवाद कबीले प्रमुख। यह जानते हुए कि वह झूठ नहीं बोल सकता, लावण्या ने कृतज्ञता में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। बस यहीं रुको, मैं अभी जाकर उन्हें ले आता हूं। फैमिली मास्टर ने आगे कुछ नहीं कहा और मुड़कर चले गए। उसे जाते देख लावण्या कुछ ही दूरी पर विपिन की ओर मुड़ी। उसका चेहरा माफी से भरा हुआ था। मुझे सच में खेद है। मैंने पहले आपसे वादा किया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद यह वादा पूरा नहीं हुआ। विपिन ने अपना सिर हिलाया। वशिष्ठ फैमिली से उनकी मुलाकात काफी लाभदायक रही। न केवल उसने साधना में सफलता प्राप्त कर ली थी, बल्कि फॉक्स चार्म डेस्टिनी की उसकी समझ भी चौथे स्तर तक पहुंच गई थी, और वह उसके शरीर में इस स्तर तक पहुंचने वाला दूसरा डेस्टिनी बन गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने लावण्या को विरासत प्राप्त करने में सफलतापूर्वक मदद की थी। अब जेनिथ कैपिटल में वशिष्ठ फैमिली के समर्थन के साथ भले ही अन्य लोग परेशानी पैदा करना चाहते हों, उन्हें पुनर्विचार करना होगा। थोड़ी देर बाद फू फैमिली मास्टर 3,000 डेस्टिनी प्लेट्स और कई संसाधनों के साथ वापस लौटे। उन्हें लावण्या को सौंपते हुए, राजमाता मल्लिका के निधन की खबर अभी लीक नहीं की जा सकती, अन्यथा निश्चित रूप से ऐसे कई लोग होंगे जो हमारे वशिष्ठ फैमिली को निशाना बनाएंगे। लावण्या, आपको जल्दी से अपनी साधना को मजबूत करना चाहिए। आपकी ताकत पूरी तरह से स्थिर होने के बाद हेवन माइंडेड डोमेन के साथ संवाद करने का प्रयास करें। यदि आप इसे बना सकते हैं तो आपकी साधना तेजी से सीमाओं को तोड़ देगी। तभी हमारा वशिष्ठ फैमिली वास्तव में सुरक्षित हो सकता है। वशिष्ठ फैमिली के पास कई खूबसूरत महिलाएं और अनगिनत संसाधन थे। पुराने पूर्वज ने सब कुछ दबा दिया था, इसलिए कोई भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अब जब पुराने पूर्वज नहीं रहे, तो इरादे रखने वाले लोगों को बताना निश्चित रूप से बहुत परेशानी का कारण होगा। इसका एकमात्र समाधान यह था कि लावण्या के पास पर्याप्त ताकत हो। 2 दिन का समय बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन अगर वह स्वर्ग जनादेश डोमेन बना सकती है तो यह पर्याप्त होगा। आखिरकार नियति के बारे में उसकी समझ पहले ही तीसरे स्तर पर पहुंच चुकी थी, और स्टार रिवर लेवल 6 पीक तक पहुंचने से पहले, जिसे लोग बाधाएं कहते हैं, वे अब मौजूद नहीं होंगी। ठीक है, तुम यहां शांति से अभ्यास करो। अपनी ताकत स्थिर होने के बाद 10,000 फॉक्सवेल के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। फैमिली मास्टर मुड़े और चले गए। उसे दूर जाते देख लावण्या ने विपिन को एक स्टोरेज रिंग सौंप दिया। डेस्टिनी डिस्क जो आपने मांगी थी, विपिन ने उन्हें ले लिया, उन्हें स्टोरेज रिंग में कलेक्ट किया और संतुष्टि में सिर हिलाया। इतनी दिव्य ऊर्जा के साथ भले ही वह स्वर्ग की करुणा को तीसरे स्तर तक नहीं बढ़ा सके, फिर भी वे निश्चित रूप से उसके लेवल को बहुत अधिक बढ़ाने में सक्षम बनाएंगे। अपने अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करो। मैं भी स्टार रिवर के लेवल 2 तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। यह समझते हुए विपिन ने अधिक कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई और पैर मोड़कर बैठ गया। शक्ति होने का अर्थ था कि कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन वास्तविक सुरक्षा व्यक्ति की अपनी ताकत पर निर्भर करती थी। सबसे पहले लेवल को उसकी लिमिट्स तक ले जाना सबसे अच्छा था। विपिन व्यक्त वशिष्ठ फैमिली के निवास पर अभ्यास कर रहा था, तभी 2 आकृतियां अंधेरे में छिपकर चुपचाप प्रकट हुईं। मास्टर, जूनियर वेनम ने मुझे संकेत दिया कि इस विपिन की ताकत और स्थिति सरल नहीं है। क्या हमें वास्तव में उन्हें परेशान करना चाहिए? एक धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था, अन्यथा वह इतनी कम उम्र में अघोर चाकू की इतनी गहरी समझ हासिल नहीं कर पाता। आज जो कुछ मेरे पास है, उसे हासिल करने के लिए मुझे भी 40 साल से ज्यादा समय तक लगन से अभ्यास करना पड़ा। बकवास करना बंद करो, योजना के अनुसार आगे बढ़ो। वह वर्तमान में वशिष्ठ फैमिली के घर पर है और बाहर नहीं जा सकता, जिसका मतलब है इस निवास से कोई खतरा नहीं है। यह उसके लोगों को पकड़ने का एक अच्छा अवसर है। फिर हम इस आदमी को सीक्रेट टेक्निक देने के लिए धमका सकते हैं। सामने वाली आकृति ने संक्षेप में बताया और तेजी से आंगन में छलांग लगा दी, तथा दूसरी आकृति भी उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों ही अंधेरी रात में गायब हो गए। नहीं जा सकता, जिसका मतलब है
इस निवास से कोई खतरा नहीं है, यह उसके लोगों को पकड़ने का एक अच्छा अवसर है। फिर हम इस आदमी को सीक्रेट टेक्निक देने के लिए धमका सकते हैं। सामने वाली आकृति ने संक्षेप में बताया और तेजी से आंगन में छलांग लगा दी तथा दूसरी आकृति भी उसके पीछे पीछे चली गई। दोनों ही अंधेरी रात में गायब हो गए।